देखिए, शुरुआत हमने करनी है मूविंग चार्जेस और स्टैटिक चार्जेस के कंपैरिजन के साथ। मूविंग चार्जेस का मतलब क्या होता है या स्टैटिक चार्जेस का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो इसका मतलब वो स्टैटिक चार्ज है, और अगर कोई चार्ज मोशन पे है तो इसका मतलब वो मूविंग चार्ज है। सिंपल सा मीनिंग हो गया, नाम से तो यही समझ में आता है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट और मूविंग चार्जेस का मतलब चार्ज इन मोशन। डायनामिक चार्ज चार्ज भी बोलते हैं इसको, डायनामिक को रिलेट आप कर सकते हो मोशन के साथ। ठीक है, जो जो कीवर्ड्स आपको लगता है नोट डाउन करने लायक वो जरूर नोट डाउन करें साथ साथ। तो मूविंग चार्जेस को हमने किससे रिलेट करना है? व्हेन चार्ज इज इन मोशन। स्टैटिक चार्ज को हमने किससे रिलेट करना है? व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, नंबर वन। अब चार्ज के साथ ना एक प्रॉपर्टी जुड़ी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा कि चार्ज के साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी चार्ज होगा तो उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी, ये तो श्योर है। चाहे वो चार्ज रेस्ट पर हो, चाहे वो चार्ज मोशन में हो, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड ज़रूर होगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तभी एसोसिएटेड होगी जब वो चार्ज मोशन में होगा। तो ये ध्यान रखें कि स्टैटिक चार्ज हो चाहे मूविंग चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना ही आना है। देखिए, जो स्टैटिक चार्ज है उसके साथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मोशन में है चार्ज उसके साथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमने कहाँ लिखा है? जहां चार्ज मोशन में है। जब चार्ज रेस्ट पर आ जाता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है। ठीक है ना, इट वैनिशेस। ठीक है, उसकी वजह क्या है वो सुनिए। असल में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है करंट की वजह से। करंट को आप स्मॉल आई भी लिख सकते हैं, करंट को आप कैपिटल आई भी लिख सकते हैं। अब करंट कब जनरेट होता है? जब चार्ज मोशन में है। अब चार्ज अगर मोशन में होगा तो वो करंट जनरेट करेगा, और करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ करंट, ऐसा बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ऐसा बोल सकते हो। तो चार्ज का नाम आ जाए चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूर लिख दो। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड का नाम आए तो मैग्नेटिक फील्ड को करंट से रिलेट करना चाहिए, ना कि चार्ज से। और करंट को किससे एसोसिएट हम कर सकते हैं? चार्ज इन मोशन। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें। अब आपके मन में एक सवाल आता है, और आना भी चाहिए, नहीं आ रहा है तो सोचना इसको जरूर, कि चार्ज तो दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हम करंट को किसके अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को करंट बोलना है या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज को करंट बोलना है? हमने किस चीज को बोलना है? तो यहां पर आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं जो कि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। देखिए, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। मैं यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ एसोसिएट करके दिखाऊंगा। पॉजिटिव चार्ज अगर आगे जा रहा है उसकी वेलोसिटी है v, नेगेटिव चार्ज अगर आगे जा रहा है उसकी वेलोसिटी भी है v। ठीक है, दोनों केस हो गए आपके सामने, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई? v। और दोनों किस दिशा में जा रहे हैं? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, मेरी तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अब दोनों में करंट किसको लेंगे? आप ध्यान सुनिएगा, यही चीज याद रखने वाली है। पॉजिटिव चार्ज की जो वेलोसिटी है उसी के डायरेक्शन को आप करंट मानेंगे, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन को आप करंट मानेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्शन ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं। तो वहां पे यही रूल आपकी बहुत मदद करेगा। अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ, फर्ज करिए प्रोटॉन दिया है, प्रोटॉन इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, तो जिस दिशा में वो प्रोटॉन जा रहा है उसी दिशा को आपने करंट की दिशा माननी है, उसी डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन मानना है। लेकिन अगर आपको दिया है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन कहाँ लेंगे? अपोजिट। ठीक है ना, अपोजिट। इसी तरीके से अगर अल्फा पार्टिकल ले लो, अल्फा पार्टिकल क्या है? एक पॉजिटिव पार्टिकल। पॉजिटिव पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी करंट की भी। क्लियर हो गया पॉइंट आपको? इस बात को बहुत जरूरी तौर पे नोट करिएगा, और ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर जिसको बोलते हैं बी क्यू बी साइन थीटा। इसका फॉर्मूला होता है बी क्यू बी साइन थीटा। अब ये जो थीटा एंगल होता है ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। ठीक है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
क्लियर हो गई ये बात। अब यहां पर जब ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो होना चाहिए ना, है ना। फोर्स है तो इसका मतलब इसका कोई डायरेक्शन होना चाहिए। अब वो डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए दो रूल यूज होते हैं, राइट हैंड पाम रूल या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये रूल आपको समझाने लगा हूं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो दो दो नाम मैंने लिख दिए, असल में राइट हैंड पाम रूल बोलो या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, आंसर दोनों से एक ही आता है। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि राइट हैंड पाम रूल यूज़ करो, इसको यूज़ करना ज़्यादा आसान है, लेकिन आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हो, ये भी अभी समझा दूंगा। अब कैसे फाइंड आउट करना है डायरेक्शन, उससे पहले एक जानकारी और, अगर मान लीजिए कहीं क्रॉस बना है तो इसका मतलब होता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नोन एज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हो गया बी। अगर कहीं डॉट बना है, ये देखिए डॉट इस तरीके से बना है, कई सारे डॉट्स लगाए हैं, इसका मतलब हो गया आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ऐसे बाहर को आ रही है, ऐसे करके बाहर इस तरीके से आ रही है। इनवर्ड का मतलब ऐसे अंदर को जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में जितने भी केसेस बनेंगे वो सारे के सारे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड हैं। नॉन यूनिफॉर्म के केस आते हैं लेकिन वो क्वेश्चन आंसर्स में ही आप कवर करोगे। अब यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दी है और कोई चार्ज पार्टिकल इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है Q और उसकी वेलोसिटी है v। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसी को करंट की डायरेक्शन माना जाता है, तो करंट का डायरेक्शन आप इसी को कंसिडर करेंगे, यही हो गया करंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड आपकी हो गई इनवर्ड, करंट की दिशा हो गई इस तरफ, अब फोर्स कहाँ लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल निकालने के लिए आपको करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल हम लगाने वाले हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए राइट हैंड अपना इस्तेमाल करना, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में है क्या चीज़ें, ये तीन चीज़ें कंसिडर करनी है, एक थंब, दूसरा हो गया फिंगर और तीसरा हो गया ये पाम, ठीक है ना। पाम का मतलब हथेली, थंब यानी कि अंगूठा, अपनी उंगलियां यानी कि फिंगर्स और अपनी हथेली यानी कि पाम। अब पाम की जो डायरेक्शन है वो हो गई फोर्स, ये देखिए ये हो गया फोर्स, पाम रिप्रेजेंट्स फोर्स, नोट कर लेना है। ये जो फिंगर्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को और ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करता है करंट को। तो ये हो गया करंट, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गई फोर्स। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है वो सुनिए, राइट हैंड पाम रूल यूज करना है पहले, और किस तरीके से करना है, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, देखिए मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से थी, फिंगर्स, ये देखिए फिंगर्स मैंने अंदर को लगा दिया, अंदर को, ये फिंगर्स अंदर हो गई, ठीक है ना, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। और करंट कहाँ जा रहा है, इधर, ये देखिए जो थंब है ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये हो गई फिंगर्स अंदर को, फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर। समझ आ रहा है आपको, क्लियर होगा पॉइंट। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती तो मैं अपना हाथ ऐसे रखता, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, फिंगर्स मेरी अंदर को जाएंगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, चार्ज पार्टिकल हमारा इस तरफ जा रहा है, करंट हमारा इस तरफ हो गया, करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, फोर्स हमारा लगेगा ऊपर को, ये ऊपर की दिशा में फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया। तो यहां पर हम बोलेंगे दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। आपको समझ में आया कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, इसी का सब्सटीट्यूट है, राइट हैंड पाम रूल का ही सब्सटीट्यूट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम उसका इस्तेमाल आपको करके दिखाते हैं। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को ऐसे करना, आपने ये देखिए उल्टा हाथ लिया आपने, उल्टे हाथ में ऐसे कर दो, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, ये देखिए तीनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये देखिए परपेंडिकुलर है, ये देखो परपेंडिकुलर है और ये भी देखो परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्लियर हो गया, तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसा समझ लो। अब यहां पे एक रूल इस्तेमाल होता है फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर का मतलब हो गया फोर्स, तो थंब माना फोर्स,
मदर, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर फिंगर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड का मतलब करंट, ये मिडिल फिंगर का मतलब करंट। ठीक है, अब यहां से मैं आपको शो करके दिखाता हूं कि फोर्स का डायरेक्शन ऊपर ही आएगा। बताइए, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, कहां जा रही है? अंदर को जा रही है, देखिए आप अंदर जा रही है। करंट कहां जा रहा है? ये मिडिल फिंगर हो गई करंट, फोर फिंगर अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, करंट इस तरफ जा रहा है। तो बताइए अंगूठा कहां जाएगा? ऊपर को। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? अपवर्ड। देखिए यहां पर भी हमने अपवर्ड लिखा है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी इस्तेमाल करते हैं, या राइट हैंड पाम रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा सूट करता है इसलिए मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग ये वाला लेफ्ट हैंड रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इससे कंपेटेबल हैं तो। दूसरा केस भी एक कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए, आपको ईजी हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी है, इसी को करंट मान लिया हमने, ठीक है ना। अगर यही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को मैं करंट का डायरेक्शन कंसिडर करता। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? बाहर को। देखिए राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, ठीक है ना। और करंट कहाँ जा रहा है? देखो उस तरफ, तो करंट होता है ये थंब, तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे समझ आ रहा होगा आपको। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है, बाहर, और करंट इधर जा रहा है, देखिए करंट इधर हो गया। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा? नीचे को, तो फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है ना। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर हो गया पॉइंट? ग्रेट। अब आप इसको राइट हैंड पाम रूल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, और या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डायरेक्शन उसका यही आने वाला है। अब ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई, राइट हैंड पाम रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और ये ध्यान रखें कि इसमें तीन क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा करंट। अब तीन चीजें होंगी तभी आप राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। दो क्वांटिटीज के साथ ये रूल नहीं चलता है, तीनों क्वांटिटीज होनी चाहिए, ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी को करंट मानना है, नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट को करंट मानना है। अब यहां पर ये चीजें हो गई। अब थोड़ा सा मैं आपको और आगे की इंफॉर्मेशन देता हूं। स्नो रूल, स्नो रूल। अब स्नो रूल किसे कहते हैं इसको जरा समझिएगा। स्नो रूल का मतलब होता है साउथ नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसको ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट हुआ ओरेस्टेड, और उन्हीं के नाम पे यह एक्सपेरिमेंट बोल दिया जाता है। अब स्नो रूल का मतलब क्या है और ये किस चीज़ की पुष्टि करता है या किस चीज़ की वेरिफिकेशन करता है, वो ध्यान दीजिए ज़रा। आपने क्या करना है, इस तरीके से एक सर्किट बना लिया। यहाँ पे एक की हो गई, ये एक सेल या बैटरी हो गया। यहाँ पे आपने कंपास रख दिया। कंपास का मतलब हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल, ये ना एक जो कंपास होता है, मैग्नेटिक नीडल जो होता है, उसमें एक रेड कलर का मार्क होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ, ठीक है। साउथ नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, और यहाँ पे ये हो गया। क्यों चेंज करा मैं बताता हूँ अभी आपको। की क्लोज करेंगे आप, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसे ही आप की क्लोज करेंगे, करंट की वैल्यू यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगी। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट आगे बढ़ता है, तो यहाँ से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ेगा। अब जैसे ही करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ेगा, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये चीज़ हो गई ईस्ट, और ये चीज़ हो गई, ये डायरेक्शन हो गई हमारी वेस्ट, ठीक है। जैसे ही आप किसी एक सर्किट में करंट ट्रेवल कराते हैं, और ये जो वायर है, जो करंट कैरिंग वायर है, इसके ऊपर अगर आप मैग्नेटिक कंपास लाके रख देते हैं, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कंपास हरकत में आ जाता है। मैग्नेटिक कंपास जो होता है ना, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कैच करता है, जो जनरली हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो हम कंपास यूज कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड को कैच करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर के आसपास होगी।
अब जैसे ही ये करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है उसके संपर्क में आएगा ये वाला कंपास, तो कंपास का जो नॉर्थ पोल है ना वो वेस्ट की तरफ बेंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहां से क्या बात पता चली, सुनिए। अगर ये कंपास बेंड नहीं होता इसका मतलब यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड थी ही नहीं। क्लियर हो गया? अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो इसका मतलब करंट भी नहीं था। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके ये वेरीफाई किया जाता है कि करंट कंस्टिट्यूट्स मैग्नेटिक फील्ड। करंट के आसपास, करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये एक्सपेरिमेंट इस बात का प्रूफ है। अगर करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं तो ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। ठीक है ना? ये एक वेरिफिकेशन है या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सपेरिमेंट का कोई यूज नहीं आने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए एक्सपेरिमेंट बताया जाता है। ठीक है? स्नो रूल बोलते हैं इसको, या फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा नाम हो गया ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब अगले पोर्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पर एक चीज ये आती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ये देखिए कौन सी फील्ड हो गई पहले, तो ये बताइए, ये हो गई हमारी यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हो गई। ठीक है? अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, उसकी v वेलोसिटी हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसी की डायरेक्शन को आप करंट मानोगे। अब जब ऐसे ही एंटर करेगा तो फोर्स ये लगेगा यहाँ पे। अब जैसे ही फोर्स ऊपर लगेगा, ये गौर करिएगा इस बात पे, जैसे ही फोर्स ऊपर लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल बेंड हो जाएगा ना। भाई अगर कोई बॉडी आगे जा रही है, उसको ऊपर की तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ अगर आप उसको फोर्स लगा रहे हैं तो जाहिर है वो ऐसे बेंड हो जाएगी, चार्ज पार्टिकल ऐसे बेंड हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्स की वजह से आपकी तरफ या उसका डायरेक्शन बदल गया, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब जैसे ही ये यहां पर आया, आप दोबारा से राइट हैंड पाम रूल लगाओ, फोर्स का डायरेक्शन ये आएगा। अब जैसे ये फोर्स इधर लगेगा तो ये ऐसे घूम गया, फिर से फोर्स का डायरेक्शन ये आ गया। अब जैसे ये यहां पर आया फिर से फोर्स का डायरेक्शन आ गया। फोर्स का डायरेक्शन बार बार इस तरीके से आएगा कि वो टुवर्ड्स दी सेंटर होगा। टुवर्ड्स दी सेंटर फोर्स लगने की वजह से वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल करेगा। तो ऐसा बोला जाता है कि वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल enters a uniform magnetic field, it always travels in circular orbit और सर्कुलर पाथ। ठीक है ना? ये चीज क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे कि सर्कुलर पाथ है तो इसका रेडियस भी होगा। बिल्कुल होगा रेडियस। सर्कुलर पाथ है तो यहां पर दो बातें याद रखो। सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। और सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया एक्शन में। क्या फॉर्मूला होता है? BQV sin 90। साइन थीटा फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90, क्योंकि वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल बन रहा है 90। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर को है और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 90। अब साइन 90 की वैल्यू 1, तो BQV इज इक्वल टू mv²/r। आप इक्वेट कर सकते हैं दोनों फोर्सेस को। वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल, r की वैल्यू आ गई mv/bq। ठीक है? तो ये रेडियस हो गया इस पूरे सर्कुलर ऑर्बिट का। तो आई होप आपको ये सारा सेक्शन समझ आ गया। अब रेडियस यहाँ पर हो गया, ये रेडियस के साथ साथ टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। पूरा सर्कुलर ऑर्बिट में जब ट्रेवल करेगा तो टाइम पीरियड भी तो होगा कोई ना कोई, क्योंकि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज नोन एज टाइम पीरियड। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हो गई 2πr, स्पीड हो गई हमारी v। अब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू रख दीजिए 2π/v mv/bq। तो यहाँ पर वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसल, तो t इज इक्वल टू 2πm/bq। ये बन गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। इसको रेसिप्रोकल कर दोगे bq/2πm, तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला।
तो ये सारा सेक्शन था जिसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल करने लगा। पिछले स्टेटमेंट में यहाँ पर एक चीज और आप इसको अमेंड कर सकते हैं, व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, ठीक है ना, परपेंडिकुलरली अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा तब वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा। अब यहां पर एक केस और अराइज होता है कि अगर परपेंडिकुलर ट्रेवल नहीं करता है तो क्या होगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में यानी कि कल की क्लास में हमने बताया था आपको कि अगर पैरेलल जाएगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, एंटी पैरेलल जाएगा तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक्यूट एंगल में लग जाएगा तो फोर्स लगेगा या 90 डिग्री में फोर्स लगेगा। 90 डिग्री वाला केस तो हो गया सर्कुलर ऑर्बिट का। अब मान लेते हैं अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ ऐसे प्रोजेक्ट किया गया एंगल पे, तो ये ध्यान रखें क्या होता है, इस टाइप से ये आगे बढ़ता है, इस टाइप से, ठीक है, इसको बोलते हैं हेलिक्स या हेलिकल पाथ, इस टाइप से आगे बढ़ता है। अब बताता हूं इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है, ये स्प्रिंग के जैसा मोशन क्यों बन जाता है। देखिए ये v वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, v cos थीटा और v sin थीटा। अब ध्यान सुनिएगा जरा, v cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, v cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, और v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो सुनिए जरा क्या होता है, v cos थीटा की वजह से ये पार्टिकल आगे बढ़ता है और v sin थीटा की वजह से ये पार्टिकल गोल गोल घूमता है। v cos थीटा यहां पर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्ड मोशन एंड v sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। अब एक वेलोसिटी जो है, एक कंपोनेंट उसका सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा कंपोनेंट आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जब दोनों मोशन फॉरवर्ड मोशन और सर्कुलर मोशन साथ साथ चलते हैं तब ऐसा सर्कुलर पाथ बनता है, ऐसे करके। इस टाइप से सर्कुलर ड्रिल मशीन देखा आपने, ड्रिलिंग मशीन जो होता है उसमें जो नीडल होता है वो ऐसे घूमता है, जब वो घूमता है तो वो दीवार के अंदर भी चला जाता है, तो मीन्स आगे भी बढ़ रहा है और वो गोल गोल भी घूम रहा है। तो जब फॉरवर्ड मोशन और सर्कुलर मोशन साथ साथ होते हैं तो ये हेलिकल मोशन क्रिएट होता है, हेलिकल पाथ क्रिएट होता है, ठीक है। अब आपको ये मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज से रिलेटेड सारा स्ट्रक्चर आज की क्लास में समझ आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही है। ये क्लास ध्यान रखें रेगुलर बेसिस पे अटेंड करें, जिससे कि आपका सारा सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो पाए। बने रहिए गाइड फिजिक्स के साथ। थैंक यू।